ये सिर्फ वो एक परसेप्शन बना रहे हैं गलत। असल में आरएसएस ही तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन मंत्री बनेगा, कौन पदाधिकारी बनेगा, कौन क्या करेगा। बीजेपी दोनों दो फाड़ हो गई है। तो वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे ये भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। ये तो देखिए 1 महीना पहले ही क्या कहते हैं क्लियर हो गया था कि आरएसएस और बीजेपी अलग हो जाएंगे। अब उन्हें अहम हो गया कि हमारे सामने कोई नहीं है, मैं जो कहता हूँ वही, जैसे अहम ब्रह्मास्त्र, यानी वो अपने को सब कुछ समझ लिए कि हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सब कुछ हम ही हैं। आज नरेंद्र मोदी मजबूत हो गए, अब नरेंद्र मोदी दरकिनार करने लगे मोहन भागवत को और आरएसएस के लोगों को। कभी भाजपा आरएसएस पर आधारित थी, अब आज आरएसएस जो है भाजपा पर हो गई है। जो भी मोहन भागवत बोलते हैं वही भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन होता है और हमेशा होता रहेगा। देखिए, ये इतिहास रहा है कि जब जिसके पास शक्ति आती है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए, अब उन्हें अहम हो गया कि हमारे सामने कोई नहीं है, मैं जो कहता हूँ वही, जैसे अहम ब्रह्मास्त्र, यानी वो अपने को सब कुछ समझ लिए कि हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सब कुछ हम ही हैं। आरएसएस को अब चिंता हो गई कि हम लोगों को तो तरजीह नहीं मिल रही है, तो अब वो चुप है और करें तो करें क्या। जब देश का प्रधानमंत्री बन गया आदमी और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री होता है हमारे देश में, भारत में सबसे ताकतवर कोई व्यक्ति होता है तो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो आप जब देश के ताकत वाला आदमी हो गया तो आप झूठे चिल्ला रहे हो। जब आप बना दिए उसके बारे में सोचे नहीं कि इसका दिमाग क्या है, ये सोचता क्या है, ये जनहित का काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी सोच क्या है, दूरदृष्टि क्या है, तो तब तो सोचे नहीं आरएसएस वाले। अब आरएसएस वाले अपना मत्था पीट रहे हैं, अब पीटने से क्या फायदा है। अब आपको तो वो जैसे नहीं होता तिनका भी नहीं समझ रहा है, मैं कुछ और कहता लेकिन तिनका भी नहीं समझ रहा है, तो आपको तरजीह नहीं मिल रही है, तो आप घबराए हुए हैं, आप लाचार हैं, बेबस हैं। अब करें तो करें, क्या करें। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, जो भी बोल दोगे मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। लेकिन अब देखिए जब ताकत आ गई तो झोला उठाने की कहाँ बात आ रही है, हम अपने डंडे के बल पे राज करेंगे। अब ये सियासत हो गई, जैसे हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि पुलिस में संशोधन कर रहे हैं कानून में, जैसे यहाँ कमिश्नरेट हो गया। पहले हम लोगों को जमानत करने जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना पड़ता था या और मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना, अब क्या है कि उसी थाने की पुलिस और उसी थाने का कमिश्नर सुनवाई कर रहा है। आप देखे होंगे, अभी यहाँ चले जाइए आपका के लोग जो है वो कुछ इनके रहने का कोई वो नहीं पा रहे हैं क्या, कोई फेवर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है कहीं ना कहीं। किसकी है? आरएसएस बीजेपी एक ही तो है, आप भले अलग, तो वो जो उनको फेवर मिलना चाहिए वो सब नहीं मिल रहा है। आप ये बताइए यहाँ कितने शासक हुए हैं, तमाम शासक अपने पिता का गला घोंट के भी शासक हुए हैं, मालूम है कि नहीं है। औरंगजेब जैसा शासक था, तो अब आप कहिए कि जो पैदा किया है उसी के हम जो है वो करके और शासन करें, तो आप नौजवान हो गए, आपको ताकत हो गई, पिता की बातें नहीं मान रहे हैं। अगर पिता की बात को इतना याद होता तो 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बेचे कैसे आप रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, HL बेच दिए, सब कुछ तो बेच रहे हैं आप। हाँ, यहाँ तक कि हवाई अड्डा बेच दिए, यहाँ तक कि जमीन बेचने की तैयारी कर रहे थे, तो भूमि बेचने की किसानों की तैयारी कर रहे थे, बना नहीं था तो क्या है। अब ये पिता हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, उनको छोटे बच्चे से ले जाके CMS या लखनऊ पब्लिक स्कूल में या किसी अन्य स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वो बच्चा धीरे धीरे से आन हुआ तो उसको BTech करा रहे हैं, MTech करा रहे हैं, या नीट हो रही है आजकल, वो परीक्षा तैयारी करा रहे हैं, स्कूल छोड़ने जाते हैं, लाने जाते हैं। उसके बाद बेटा नौजवान हुआ तो आप कहता कि आपने क्या किया। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में, ये सच्चाई है। गांव में जाइए ना, और इतने नहीं है, दिखता है साफ तौर पे। RTO विभाग देख लीजिए, RTO विभाग, आप अन्य विभाग अभी एक फार्मेसी काउंसिल बना है, वहाँ लूट मची हुई है, वहाँ जाते ही। अब आरएसएस में प्रवीण तोगड़िया और तमाम लोग राजनीतिक लोग आए, प्रवीण तोगड़िया को हटाने के लिए ये मोहन भागवत आए, मोहन भागवत ने उसको हटा करके सत्ता काबिज करी। तब उन्हें नहीं मालूम था कि हमारे साथ क्या होगा, हम भी तो किसी को धोखा दे रहे हैं, तो उनको भी धोखा मिलेगा ना। सत्ता में आज भाजपा आ गई 2014 में, नरेंद्र मोदी तब कमजोर थे, आज नरेंद्र मोदी मजबूत हो गए। अब नरेंद्र मोदी दरकिनार करने लगे मोहन भागवत को और आरएसएस के लोगों को। तो अभी इसका चुनाव का आप देखे होंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात मैं करता हूँ। मध्य प्रदेश में झगड़े को शांत करने के लिए एक पृष्ठभूमि से आरएसएस के आए हुए
मोहन यादव को बना दिया मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर तालमेल बिठाने के लिए भजन लाल शर्मा को बना दिया। तो लेकिन ये तो आरएसएस बैठ के नहीं पा रहे, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ये केवल अब नरेंद्र मोदी पर आधारित हो गई है आरएसएस। कभी आरएसएस जो है भाजपा आरएसएस पर आधारित थी, अब आज आरएसएस जो है भाजपा पर हो गई है। बीजेपी आरएसएस, जेपी नड्डा ने कहा है वो एक वैचारिक संगठन है, हम एक ये तो देखिए एक महीना पहले ही क्या कहते हैं क्लियर हो गया था कि आरएसएस और बीजेपी अलग हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार की इन्होंने बढ़ाई करी थी मोहन भागवत ने, और इनकी ही टीम ने जो सर्वे किया था। तो क्या आरएसएस गांधी परिवार के पास चला जाएगा? सुन तो लीजिए, बढ़ाई मंच से किसकी हो रही है, मंच से किसकी बढ़ाई हो रही है? वोट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तारीफ कहीं से हो नहीं रही। लेकिन मन से ही गांधी परिवार की तारीफ करी थी इन्होंने कि जब से देश आज़ाद हुआ है तो गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश में। उसके बाद जो इनकी सी टाइम जो सर्वे टीम है उसमें इनका जो रेशियो निकल के आ रहा है आरएसएस के हिसाब से, वो कितना निकल के आ रहा है 120 सीटों का, कि अगर बीजेपी जीतती है तो 120 सीटें लमसम तक जीतेगी। तो इन्होंने खुद दूरी बनाना स्टार्ट किया है। देखिए, जब नाव डूबती है तो सबसे पहले कौन भागता है? चूहे निकल के अपना रास्ता ढूंढते हैं, वो सबसे पहले अपनी जान बचाते हैं। तो इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है कि अगर हम गांधी परिवार की तारीफ कर रहे हैं और हम इतना सर्वे में बता रहे, अगर ये खुदा न खास्ता बीजेपी हार जाती तो मेरे लिए एक पथ खुला रहेगा ताकि हम सम्मिलित हो सकें उसके साथ। और अगर जीत जाती, ये कारण है, सुनिए, अगर जीत जाती है तो इनका तो पुराना राग है, हाथ पैर जोड़ के वापस आ जाना, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। नेता नगरी का सबसे बड़ा रेशियो है। तो वो राजनीतिक संगठन नहीं है ना। अरे तो ये तो बैन लगाया सरदार पटेल ने, नहीं तो अब बीजेपी का बैन वो जन्म ही नहीं होता ना। वो तो आज तक बैन लगा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन ना लगाते तो आरएसएस हिंदू महासभा पे लगाया था। हिंदू महासभा किसकी है? पहले हिंदू महासभा नाम था, बाद में आरएसएस हुआ है, तो वही ना। आप कैसे कह सकते हो कि इस पे बैन लगाया था उस पे बैन नहीं है? लेकिन खैर, लेकिन ये आपने जो बताया कि उनका ये कारण है कि अंदर हाँ, मतलब ये इंटरनल कारण है कि हो सकता है कि वो गांधी परिवार, इसीलिए कि अगर हार गए तो हारना आप एक कारण बता रहे हैं। हारना सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए क्या नरेंद्र मोदी, इसीलिए क्या इस समय आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो कहा जाता था कि ये टिकट में भी इनका एक किरदार होता है, रोल होता है, वो सब आप साइडलाइन किए जा रहे हैं? इस बार आप बता दीजिए, क्या ये नरेंद्र मोदी को ये फितरत पता लग गई है इसलिए कि कहूँ आरएसएस के कहने पे इस समय कौन से आरएसएस कैंडिडेट को टिकट दे दी इन्होंने जिसको मन किया उनको टिकट दिया है। नरेंद्र मोदी को पता लग गया होगा ना कि ये इस तरह का बात कर रहे हैं, हमको धोखा दे सकते हैं मंच से। तो ये धोखा दे के नहीं आए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जो इसकी नींव रखने वाले, बीजेपी की नींव रखने वाले, आज वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और कोई उनका सत्कार, आदर सत्कार नहीं होता है। तो खुद से शुरू से धोखेबाज जब निकले। सरकार तो दिया, सम्मान किया, क्या सम्मान दिया? मंच पे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं 80-85 साल के बुजुर्ग की तरह, क्या सम्मान मिलता है? इसके बारे में मैं यही जानता हूँ कि सबसे पहली बात तो आपने जैसे अभी बोला कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ वो एक परसेप्शन बना रहे हैं गलत। असल में आरएसएस ही तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन मंत्री बनेगा, कौन पदाधिकारी बनेगा, कौन क्या करेगा, सब यही तय करते हैं आरएसएस वाले। ये तो बस इस बार वो थोड़ा सा चेंज किए हैं। वो कह रहे हैं कि टिकट वितरण में भी हमको साइडलाइन किया गया, और कई उनके कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि इस बार हमको उस तरीके से नहीं वो किया जा रहा। जिसको वो तय करते हैं उसी को वो लोग टिकट देते हैं। ये आप चाहे तो देख सकते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी का करीबी है वो आज मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे सेंट्रल में हो, चाहे स्पीकर हो, जो भी है। तो ये क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, संघ ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना साथ दिया है। ये संघ ही था जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत किया है, वरना और कोई नहीं था। तो अब तो कह रहे हैं तो हमको जरूरत थी, अब जरूरत नहीं, अब हम खुद सक्षम है। अरे वो झूठ बोलने की बातें हैं, क्योंकि वो संघ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वो एक झूठ बता रहे हैं, गलत परसेप्शन बना रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से सब जानते हैं कि कौन मदद कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की। संघ मदद कर रहा है। जो भी मोहन भागवत बोलते हैं वही भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन होता है और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि संघ ही की मदद से ये लोग चल रहे हैं और आगे भी ये लोग संघ की मदद से ही। अरे योगी मोदी को वोट देंगे वो बताएं, वही आपने बताया संघ और भाजपा, वो संघ वाले हैं जिनको उनसे फ़ायदा हो रहा है। अरे आप इन लोगों में से पूछ लीजिए, मेरे भाइयों में से किसका क्या कौन सा काम हो रहा है या किसको क्या फ़ायदा हो रहा है सरकार से। अब ये इन लोगों को तय करना है कि इनको 5 किलो आटा, 5 किलो दाल चाहिए या इनको पक्की नौकरी चाहिए अपने बच्चों के लिए। कांग्रेस का शासन, मेरी उम्र 51 साल है, बचपन में हम लोग कंट्रोल से लेते थे सामान वहाँ तेल, पामोलिन ऑयल, मिट्टी का तेल, चीनी, आटा नहीं, गेहूँ, चावल, दाल
सब कुछ मिलता था, त्योहारों पर बढ़ के मिलता था पर यूनिट। अच्छा, ठीक है, आज क्या कह रहे हो तुम? फ्री राशन दे रहे, 5 किलो सड़ा हुआ चावल, 5 किलो 8 किलो सड़ा हुआ गेहूं। वो गेहूं कहाँ से आता है? वो गेहूं कहाँ से आता है आपको पता है? कहाँ से आता है? जो गेहूं गोदामों में बरसात में खराब हो जाता है, जो गेहूं वेस्टेज होता है, उस गेहूं को निकाल करके साफ करके सुखा करके वो दे दिया जाता है। मैं जितने भारत के जितने नेता हैं, किसी एक नेता से मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि मेरे घर आएँ और वही चावल और वही गेहूं की रोटी बना खिला ले, खा ले तो हम मान जाएं। बहुत बड़े दानदाता हो, बांटो मंसूरी, पैसा लो। जो चावल बाजार में बिक रहा है 50 रुपये, वो आप 8 रुपये में दो। आटा अगर आटा बिक रहा है 30 रुपये किलो, तो आप 8 रुपये किलो दो। मतलब तेल दो, पैसा दो। फ्री में क्यों दो? फ्री के अपने बाप के घर से दे रहे हो। वेनेजुला एक देश है, वेनेजुला का एक इतिहास है कि मतलब कह सकते हैं कि खाना सोने और चांदी के बर्तन में खाते थे। अच्छा, लेकिन ये बताइए, एक सेकंड, हाँ, एक भी कंप्लीट। लेकिन आज क्या है? आज हिंदुस्तान की जनता को केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। स्वरोजगार बनाइए। लेकिन उनके लाभार्थी वो लोग कह रहे हैं कि हमारे ये सब लाभार्थी हैं, ये हमारे लॉयल वोटर्स हैं जिनको ये राशन मिल रहा है। भैया समस्या यही है, एक भोजपुरी कहावत कहावत है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान। हिंदुस्तान में 70% लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, देश के बारे में नहीं। अगर देश के बारे में सोचा होता तो शायद ये अंग्रेज जब आए थे ना, वो कैसे ऐसा नैरेटिव बना ले जाते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। देश का विकास नहीं, देश का सत्यानाश हो रहा है। और जीत जाने तो एक बार बीजेपी की सरकार, फिर जितने ये गाना गा रहे हैं ना फ्री राशन, सबको समझ में आ जाए। आरएसएस और बीजेपी जो कह रही है अलग अलग, बीजेपी दोनों दो फाड़ हो गई है, हो गई। आपको लग रहा है? लग रहा है। हाँ। भाई आप भी मीडिया से हो। नहीं, जेपी नड्डा ने कहा है कि वो एक वैचारिक संगठन है, हमारी राजनीतिक संगठन है। हाँ, तो ये कहा है, लेकिन आपको लग रहा है ये रणनीति नहीं है, सही में हो गया है? ये वास्तविक रूप में क्यों हुआ? इंटरनल है, ये इंटरनल है, उसको ओपन नहीं कर रहे। सुनिए, अंग्रेजों के जमाने पर था जनसंघ, ठीक, जनसंघ के बाद बना आरएसएस। आरएसएस के कुनबे को मजबूत किया अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सहयोगियों ने। जब वो इतने मजबूत हो गए, उनको लगा कि हम देश पे अपनी पार्टी बना सकते, तब 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। पैदा किसके किए हैं? आरएसएस के। लेकिन वास्तविकता है कि अब जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, बहुत से कार्य अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्य खराब हैं, जिसको लेकर के आरएसएस इनको अगर कोई राय देती है तो कहते हैं कि हमको तुम्हारे राय की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सक्षम है, तुम अपना किनारे बैठो, हमारा काम हो गया। अच्छा, कि आरएसएस जो वर्तमान सरकार और जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है, इससे नाखुश चल रही है, इसलिए कि सारा घटनाक्रम देश के बदलते हुए परिदृश्य का आप अवलोकन करें, उसको समझने का प्रयास करें, तो दोनों के दृष्टिकोण में एक अजूबा तफरका नजर आता है। अजूबा तफरका इसलिए है कि संघ न सरकार को पूर्ण रूपेण समर्थन कर पा रहा है, न सरकार संघ के सोच को पूर्ण रूपेण समर्थन कर पा रही है। ये दोनों के बीच का अब मामला क्या है, अंदरूनी इनके अंतर क्या है, इनके अंदरूनी एक दूसरे के प्रति भूमिका क्या है, इनके सरकार और आरएसएस की अगर एक दूसरे के पूरक न होकर के दोनों के मध्य आजमाने की बात है, तो वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे ये भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। संगठन नहीं, ये 1925 में बनी और 1925 से लेकर के इनके 37-38 में परिवर्तन हुआ, इनका 50-52 में परिवर्तन हुआ, इनका जो है 89-77 में परिवर्तन हुआ, इनका 89 में परिवर्तन हुआ। तो निरंतर परिवर्तन के गर्भ में अपना शक्ल और स्वरूप का परिवर्तन करके इन्होंने पूरे डेमोक्रेसी की काल्पनिक सोच को, भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के डेवलपमेंट को, भारत की एकता को, भारत की अखंडता को इन्होंने एक चौराहे पर खड़ा करके और आलू और भंटा की तरह बेचना शुरू कर दिया। तो उसका नतीजा वही हुआ
कि 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। साहब इनके पास नहीं, जब मोदी आप कह रहे हो कि बीजेपी कह रही है कि हम खुद सक्षम हो गए, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर आरएसएस उसको जिताने की कोशिश करेगी कि हराएगी। तो कहीं ना कहीं इनका आपस में ही जो 36 का आंकड़ा है उसके नतीजे नरेंद्र मोदी 2024 में देखेंगे। बाकी नरेंद्र मोदी ने जो आरएसएस भी अब जो प्रचार भी कर रही है, सुनिए, जो आरएसएस प्रचार भी कर रही है वो ज़्यादातर मतदान के कर रही है, कह रही है मतदान कीजिए, आप मतदान जाके वोट करिए। ये नहीं कह रही है कि आप बीजेपी के फेवर में वोट करिए या ये ऐसा कुछ। तो ये क्या आपको लग रहा है? तो यही चीज़ आपको समझनी, मैंने कहा ना, यही मतभेद हैं। और दूसरा मैं जो अब मेन बात, अब माइक नहीं हटाइएगा, जब पहले ही राउंड से आपको मंगलसूत्र शुरू हो गया, 2 भैंस में 1 भैंस ले लेंगे, है ना, इस तरीके की टिप्पणियां करना, या किसने अपनी माँ का दूध पिया है, अब प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, या कह रहा है कि बाबा बुलडोजर की क्लासेस ज्वाइन करिए आप। ये बाबा मोदी का कहना, मेरा नहीं है। तो आप किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये हड़बड़ाहट है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए या तनाव हो जाए, देश में माहौल ख़राब हो जाए, ताकि हम कहीं ना कहीं इसकी आड़ में सत्ता में आने की कोशिश करें। मगर जिस तरीके से आरएसएस ने आपसे दूरी बनाई या आपने आरएसएस से दूरी बनाई, तो ये पता लग रहा है, तो यही दिख रहा है। बात तो वही तो कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा साबित हो रहा है। इससे जो है आपको जो है नुकसान पहुँच रहा है। और मैंने पहले भी कह दिया है, ये आरएसएस और बीजेपी का मतलब नहीं है। इन मोदी की भाषा और मोदी के साथ के लोगों की जो ये भाषा है हिंदू मुसलमान को लेके, और कहीं ना कहीं सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिर रहा है नरेंद्र मोदी अपने बातों से, तो मुझे लगता है कि वो अपनी कब्र खुद ही खोद रहा। दादा कह रहे 400 पार, मोदी जी ने भी कहा 400 पार, 400 पार, 400 पार नहीं विपक्ष, 400 पार नहीं विपक्ष तड़ी पार है, ये क्यों नहीं कह रहे हो? तड़ी पार आदमी खुद तड़ी पार की बात कर रहा है, ना इनके बीवी ना बच्चे ना घर ना द्वार है, इनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, खुद का कमाना खुद का खाना। जब परिवार की जिम्मेदारी पड़े तो आदमी को दर्द समझ में भी आए। रोड पे सो जाए, ऐसे तो शादी राहुल जी की नहीं भाई, तो क्या करियो? परिवार तो है, माँ बाप भाई बहन सब तो है, तुम्हारा क्या है? रोड है, सिर्फ रोड। मंत्री जी कह रहे हैं, ये शंका कर रहे हैं कि उनकी मां ने उनको पैदा भी किया। अपने भाषण में कहा उन्होंने, शायद मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, ये कह रहे हैं। उसमें कंफ्यूजन है, बताओ। ये है कि आखिरकार आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है, ये कोई रणनीति है या ये सही का टकराव है, ये सब जाना हमने अभी यहाँ पर लोगों से। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय रही उस चीज़ को लेके, और उन्होंने साफ तौर पे हमें बताया और हम आप तक लेकर आए। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, जनता की राय अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, लखनऊ से।